नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो छात्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने तथा भाव प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी सेंटेंस के बीच में अगर हमें कहीं थोड़ा सा रुकना है या अधिक रुकना है तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वाक्य के अंदर जो शब्द हैं उनके भाव प्रकट करने के लिए भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये विराम चिन्ह 14 प्रकार के होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि विराम चिन्ह किस प्रकार से महत्व रखते हैं। अगर कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, रोको मत जाने दो। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि विराम चिन्ह रोको के साथ लगा हुआ है, तो रोको यहां पर हमने विराम लिया, मत जाने दो। इसका भाव ये निकला कि हम किसी को रोकना चाहते हैं। अगर यही विराम चिन्ह रोको के स्थान पर अगर मत पे लगा दिया जाए तो हमें मत के साथ ही थोड़ा सा अल्प विराम लेना होगा। रोको मत, यहां हमने अल्प विराम लिया, जाने दो, तो क्या भाव निकला, रोको मत जाने दो। यानी कि हम किसी से ये कह रहे हैं कि उसको रोकना नहीं है बल्कि उसको जाने देना है। यानी कि पहले सेंटेंस में हम किसी को रोकने के लिए बोल रहे थे और दूसरे सेंटेंस में हम किसी को जाने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि अर्थ पूरी तरह से इसका उल्टा हो चुका है, यानी बदल चुका है। तो विराम इस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, अर्थ का भाव, इस वाक्य का पूरा भाव बदल कर रख देते हैं। आइए जानते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। 14 विराम चिन्हों के विषय में जानते हैं और उनको पहचानने के तरीके समझते हैं, कहां उनका प्रयोग होता है ये भी जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जहां पर वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई हैं। अब ये पूरा का पूरा एक वाक्य है और जहां वाक्य खत्म हो रहा है वहां पर ये पूर्ण विराम चिन्ह आता है। ये जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अंत में प्रयोग किया जाता है और वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। ये वाक्य की समाप्ति का एक निशान भी होता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। अगला है अल्प विराम, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां हमें वाक्य में थोड़ा सा ठहराव लेना हो। अक्सर आपने देखा होगा कविताओं में, दोहों में या चौपाइयों में खास तौर से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर एक ही प्रकार के कई शब्द हैं वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी वाक्य में अगर हम देखें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हमने इन 1 2 3 4 शब्दों के मध्य में एक अल्प विराम का प्रयोग कर रखा है। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग हैं एक ही प्रकार के, यानी कि हैं चारों के चारों ये भाई, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं और ये अलग अलग हमें प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हमने करा है और इसको हम थोड़ी देर रुक के बोलते हैं। राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न भाई है। ठीक है, ये अल्प विराम का कार्य है। इसके बाद एक खास बात और है कि जब किसी को संबोधित किया जाता है वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रिय छात्रों, यहां हम अल्प विराम लगाएंगे छात्रों के बाद, क्योंकि मैं छात्रों को संबोधित कर रहा हूं। छात्रों के बाद अल्प विराम लगाएंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। अगर मैंने लिखा है ये तो मैंने बोल रहा हूं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो छात्रों के बाद अल्प विराम लगाऊंगा। इसी प्रकार से, राम क्या तुमने खाना खा लिया? अब राम, मैं राम को संबोधित कर रहा हूं तो राम के बाद हम एक अल्प विराम लगाएंगे। यहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अर्धविराम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकोलन। अर्धविराम का प्रयोग वहां होता है जहां विराम से अधिक ठहरना हो लेकिन पूर्ण विराम से कम। अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग आमतौर से हम जो संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्यों के मध्य में करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए, ये एग्जाम्पल है, हम कल दिल्ली जाएंगे। यहां हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। वहां पहुंचकर लाल किला देखेंगे। देखिए, ये वाक्य भी पूरा है, हम कल दिल्ली जाएंगे, यहां पे पूर्ण विराम लग सकता था। वहां पहुंचकर लाल किला देखेंगे, यहां हमने पूर्ण विराम लगा ही दिया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं
कि ये वाला जो वाक्य है ये इसी वाले वाक्य का एक हिस्सा है तो ये भी पूरा स्वतंत्र वाक्य है, इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो वाक्य है वो इसी वाक्य का हिस्सा है। जहां पहला वाक्य दूसरे वाक्य का ही हिस्सा होता है वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यहां हमने अर्धविराम का प्रयोग कर रखा है। इसके अलावा प्रधान उपवाक्य के साथ अगर बहुत सारे आश्रित उपवाक्य हों वहां भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डाकू आए, यहां अर्धविराम लगाएंगे, डाकू आए, बस रुकवाई, फिर अर्धविराम, हथियार निकाले, फिर अर्धविराम, और लूट की, यहां और से पहले अर्धविराम नहीं आएगा। डाकू आए, यहां अर्धविराम, बस रुकवाई, फिर अर्धविराम, हथियार निकाले और लूट की, यानी हथियार निकाले और लूट की ये एक प्रधान उपवाक्य है। इसके साथ जो आश्रित उपवाक्य हैं, डाकू आए, हथियार निकाले, यहां पर हम अर्धविराम लेंगे, यानी यहां पर हमको अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना है। ऐसी स्थिति में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन। अगला विराम देख लेते हैं। अगला है विराम चिन्ह प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आप जानते हैं, प्रश्न चिन्ह का निशान है ये। प्रश्न चिन्ह कहां लगाया जाता है? जहां भी प्रश्न पूछने का भाव प्राप्त हो, जैसे कि कब, कौन, कहां, कैसे, क्या, कितना, इस प्रकार के जो भी शब्द हों, या फिर किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द में प्रश्न पूछने का भाव अगर प्राप्त हो रहा हो तो वहां पर हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या, क्या, अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, तो यहां पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है योजक, या हम इसको विभाजक भी कहते हैं। योजक जो है ये इसको हम हाइफन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा डैश जैसा होता है देखने में। ठीक है, ये रहा, छोटा सा डैश टाइप का होता है देखने में, और हम इसको शब्द युग्म के मध्य लगाते हैं, यानी कि जो शब्दों के जोड़े होते हैं उनके बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि भाई भाई, ये एक शब्द युग्म है, दोनों ही समान शब्द हैं, इनके बीच में हमने लगा दिया। या अगर दो विपरीत शब्द होते हैं जैसे कि लाभ हानि, दोनों ही विपरीत शब्द हैं, इनके मध्य में लगा दिया हमने लाभ हानि, भाई भाई, माता पिता, छोटा बड़ा, कभी कभी, इस प्रकार के जो समान शब्द हों या फिर एक दूसरे के विपरीत शब्द हों, इस प्रकार के शब्द युग्मों के बीच में योजक लगाया जाता है। इसको हम विभाजक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्देशक। निर्देशक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डैश, और इसका डैश का प्रयोग किया जाता है वहां, जैसे कि मान लीजिए कि आप संवाद लेखन करते हैं। संवाद लेखन आपको बताया गया था, जब किसी पात्र का कथन लिखा जाता है, पात्र का डायलॉग लिखा जाता है, तो पात्र का नाम लिखने के बाद में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम, अब हमने राम के बाद में ये डैश लगा दिया गुस्से से, रावण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो डैश लगाया ना, राम के कथन के बाद डैश लगाया है, यहीं पर ये डैश लगता है निर्देशक। या फिर अगर हम किसी का कथन लिखें कि महात्मा गांधी ने कहा था, यहां डैश आएगा। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है, तो वहां डैश आएगा। अगर हम किसी का कथन लिखते हैं तो कथन लिखते हुए हम डैश लगाते हैं बोलने वाले के बाद। ठीक है, अगला है कोष्ठक। कोष्ठक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैकेट। कोष्ठक कहाँ लगाया जाता है? जब हम किसी शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई वाक्य लिखना है, उस वाक्य में कोई कठिन शब्द लिखा हुआ है, हार्ड वर्ड। ठीक है, तो हम उस वाक्य का भाव तो लोग पढ़ने वाले तभी समझेंगे ना जब उस वाले शब्द का उनको अर्थ पता होगा। तो हम कोष्ठक में उसका अर्थ लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे ये है, यह तरु आम का है। अब तरु क्या होता है? मैंने लिख दिया यह तरु, कोष्ठक में लिख दिया पेड़ आम का है। यहां पर कोष्ठक का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम कोई संवाद लेखन कर रहे हैं, कोई नाटक लिख रहे हैं, तो पात्र का जो एक्सप्रेशन है वो बताने के लिए भी हम कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है राम, मैंने कोष्ठक में लिख दिया गुस्से से, यानी कि राम गुस्से से बोल रहा है। रावण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ठीक है, तो यहां भी हम कोष्ठक में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है विषय हिंदी, और मैंने कोष्ठक में लिख दिया व्याकरण, यानी कि इसके विषय में थोड़ा सा मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदी कौन सी है। यहां पर भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा उद्धरण चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये डबल वाला होता है और एक होता है सिंगल वाला। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। उद्धरण चिन्ह उन्हें कहते हैं जब हम किसी का भी कथन, यानी किसी का भी बोली गई बात को यथावत लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं।
किसी ने कोई बात कही हो, पुराने समय में कही हो या वर्तमान में कही हो, अगर हम उसके डायलॉग को, उसकी बात को बिल्कुल वैसा ही लिख दें जैसा उसने कहा है, उन्हीं शब्दों को लिखें यथावत, तो वह उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, डबल कॉमा के अंदर। जैसे कि नेताजी ने कहा था, ये मैंने डैश लगा दिया यहाँ पे, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तुम मुझे खून दो, यहाँ से मैंने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, यानी कि उद्धरण चिन्ह मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे डबल वाला, यानी उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर हम किसी के भी कथन को यथावत जैसा उसने बोला है वैसा का वैसा लिख रहे हैं, तो हम उसको उद्धरण चिन्ह के अंदर ही लिखते हैं। अच्छा, जो सिंगल वाला उद्धरण चिन्ह वो कहाँ लिखा जाएगा? सिंगल वाला उद्धरण चिन्ह कोई भी जब हम टॉपिक लिखते हैं, कोई प्रकरण लिखते हैं, या फिर हम किसी शीर्षक लिखते हैं किसी का, तो वहाँ पर ये सिंगल वाला जो एक है एकल वाला उद्धरण चिन्ह आता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना प्रकरण, यानी मुझे अपना टॉपिक लिखना था, तो मैंने क्या लिखा? प्रकरण विराम चिन्ह, तो मैंने इसको सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। अब एक आपकी हिंदी वसंत की बुक में एक लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, उनके नाम का टाइटल है हरियौध, तो वो आप बुक में देखेंगे तो वो बेटा सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है हरियौध, क्योंकि वो उनका टाइटल है, हरियौध कहते हैं उनको। गोपाल दास नीरज, अब नीरज उनका टाइटल है लेखक का, तो नीरज जो है ना शब्द वो इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल वाले में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, देखने में दो बिंदी हैं और फिर उसके बाद डैश है। विवरण चिन्ह वहां लगाया जाता है जब हमें किसी भी चीज का विवरण देना हो। जैसे मान लीजिए मुझे विराम चिन्ह का विवरण देना है, तो विराम चिन्ह लिख के पहले मैं हेडिंग लिखूंगा विराम चिन्ह, और फिर विवरण चिन्ह लगाऊंगा और फिर विराम चिन्ह के विषय में लिख दूंगा कि विराम चिन्ह उसे कहते हैं जो वाक्यों के बीच बीच में रुकने के लिए या भाव प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, या फिर मुझे किसी का उदाहरण देना हो तो मैं विवरण चिन्ह लगाऊंगा, या फिर किसी का मुझे बताना हो प्रकार वगैरह तो मैं विवरण चिन्ह लगाऊंगा। जैसे कि ये लिख रखा है ना, जैसे मैंने विवरण चिन्ह लिख दिया, पेड़, शहर, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी शब्द का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी हेडलाइन का, किसी भी हेडिंग का अगर विवरण प्रस्तुत करना होता है तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं? इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हमने मान लीजिए कि कोई लाइन लिखी है, ठीक है, उस लाइन को अगर हम नीचे बिल्कुल वैसी ही लाइन लिखनी है, थोड़ा सा कोई अंतर है, बाकी पूरी की पूरी लाइन ऐसी की ऐसी है, तो फिर हम पुनरुक्ति बोधक निशान लगा देते हैं, पूरी लाइन हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे लिखना हो राम फोन पर बात कर रहा है, श्याम भी फोन पर बात कर रहा है। अब बात कर रहा है तो दोनों में ना, मैंने लिखा राम फोन पर बात कर रहा है, श्याम भी फोन पर बात कर रहा है, तो मैं केवल श्याम भी लिखूंगा, इतना ही तो अंतर है। और उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा? पुनरुक्ति बोधक निशान। एक ये लगाया मैंने और एक ही लगाया, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही नीचे मानी जाएगी। राम फोन पर बात कर रहा है, श्याम भी फोन पर बात कर रहा है, ये मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा अब ये लाइन को। ठीक है, ये लाइन ऐसी ही नीचे मानी जाएगी, इसलिए हम पुनरुक्ति बोधक निशान को या पुनरुक्ति बोधक चिन्ह को प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो अविकारी शब्द है उसमें पढ़ाया था विस्मयादि बोधक शब्द। तो विस्मयादि बोधक शब्द जितने भी होते हैं ना, उन शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई शब्द है क्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ये क्या। अब ये जो क्या शब्द है ये किस लिए है? ये चौंकने के लिए है या पूछने के लिए है? भाई पूछने के लिए होता क्या, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता। अगर मैंने इसके आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? क्या, यानी कि चौंकना है। तो जब भी चौंकना हो या हर्ष प्रकट करना हो, शोक प्रकट करना हो, हर्ष, शोक, विस्मय आदि के लिए, आदि के भाव व्यक्त करने के लिए हम शब्द के बाद या वाक्य के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटि पूरक। हंस पद हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वाक्य लिखा और उस वाक्य को लिखते हुए बीच में कोई शब्द छूट गया, तो हम उस त्रुटि को, यानी कि जो कमी हमसे रह गई है उसको पूर्ण करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए त्रुटि पूरक
या हम हंस पद भी कह सकते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं। वो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हंस पद का निशान है ये, और इसका हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं देखिए, ये एग्जाम्पल है। जैसे एक सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, राम अच्छा लड़का है। ये वाक्य मैंने लिख दिया। अभी अगर मुझे याद आए, मुझे लिखना था कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत शब्द इसमें छूट गया ना। तो बहुत शब्द छूट गया है, तो मुझे पूरी लाइन नहीं काटनी है। मैं क्या करूंगा, यहां पर राम के बाद ये हंस पद लगाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा बहुत, यानी हंस पद के ऊपर, लाइन के ऊपर के हिस्से में मैं लिखूंगा बहुत, और ये हो जाएगा सही। राम बहुत अच्छा लड़का है, ये हंस पद लगाया। इसका मतलब है कि हमें ये ऊपर का शब्द भी पढ़ना है। व्याकरण के दृष्टिकोण से इस वाक्य को सही और शुद्ध माना जाएगा, इसलिए इसका हंस पद का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमें लाइन काटनी ना पड़े, बल्कि इस त्रुटि को ठीक किया जा सके, इस गलती को, इस कमी को ठीक किया जा सके। हंस पद का प्रयोग यहां किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए करते हैं। यानी अगर कोई बड़ा शब्द है और वो बार बार प्रयोग हो रहा है, तो हम उसको बार बार पूरा नहीं लिखते हैं, हम लाघव चिन्ह लगा के उसको छोटे में लिख सकते हैं। यानी कि शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर अगर हम लिखते हैं, तो डॉक्टर की जगह हम खाली डा बना के और लाघव चिन्ह लगा दें तो वो डॉक्टर माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें पंडित लिखना है, तो पा बना के अगर ये लाघव चिन्ह लगा दें तो वो पंडित माना जाएगा। इसी प्रकार से आप BLS इंटरनेशनल स्कूल जब लिखते हैं, तो BLS यानी कि बनवारी लाल शर्मा जो आपको लिखना होता है, तो B लाघव चिन्ह, L लाघव चिन्ह और S लाघव चिन्ह, इस प्रकार से ये BLS पूरा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है और अंतिम तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसका अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं साइन ऑफ इक्वल, यानी बराबरी का निशान। तुल्यता सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि 2 डैश हों ऊपर नीचे। ठीक है, अगर एक शब्द दूसरे शब्द के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, तो हम उसको तुल्यता सूचक कहते हैं, उसको तुल्यता सूचक चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक शब्द है हिम प्लस आलय। ये हिम प्लस आलय, ये 2 शब्द जैसे लग रहे हैं अभी हमें। ठीक है, हिम प्लस आलय, ये दोनों शब्द बराबर हैं हिमालय के। ठीक है, हिमालय और हिम प्लस आलय दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसे हम तुल्यता सूचक चिन्ह के माध्यम से, इसके माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं। एक और उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि बैल प्लस गाड़ी। ठीक है ना, अब ये बराबर है किसके, बैलगाड़ी के। ठीक है, तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह का निशान होता है, साइन ऑफ इक्वल। तो ये पूरा टॉपिक था विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे बात करेंगे किसी और नए प्रकरण की, नए टॉपिक की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।